हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के अंदर अपना जो एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये अपना इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर अपन ले रहे हैं पॉली हैलोजन यौगिक जो है ना, इसके कुछ और उदाहरण। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या लिया था, आपको याद हो तो लिया था ना, क्या डाइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म के बारे में बात की थी। और इस वीडियो के अंदर अपन ले रहे हैं, देखो आपके इसमें सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, एक है ट्राई आयोडोमेथेन, एक है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, और एक ले रहे हैं फ्रीऑन, और इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट होगा, वो होगा डीडीटी। ठीक है, देखो आयोडोफॉर्म, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं, हेलोफॉर्म के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म जो अपन लिखते हैं, तो हेलोफॉर्म को लिखा जाता है, देखो ये CH(X3) के रूप में लिखा जाता है हेलोफॉर्म को, ठीक है। अब X3 मतलब कोई भी हेलोजन हो सकता है। हेलोफॉर्म नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसे हेलोफॉर्म अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उस अभिक्रियाओं के द्वारा ये सभी हेलोफॉर्म बनाए जाते हैं। तो इसमें पहला हमने कौन सा उदाहरण लिया था, ये क्लोरोफॉर्म के बारे में, जब हमने सूत्र लिखा था CHCl3 के रूप में। और अब जो अपन ले रहे हैं वो है आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब आयोडोफॉर्म में तो इसका सूत्र बनेगा CH, क्या लिखेंगे, I3 के रूप में, CHI3, ठीक है। अब कहाँ यूज होता है इसका, तो इसका नॉर्मल यूज है प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक जो होती है, एंटीसेप्टिक के रूप में पहले इसका उपयोग किया जाता था। और एंटीसेप्टिक में उपयोग रोकने का एक और कारण था, वो इसकी जो स्मेल है बहुत ही गंदी होती थी, अरुचिकर गंध के नाम से जानी जाती। और वास्तव में आयोडोफॉर्म जो होता है ना, वो नहीं करता है प्रतिरोधी का काम। ये इसमें जो आयोडीन मुक्त होती है क्रिया के दौरान, वो आयोडीन यहाँ पर क्या करती है, एंटीसेप्टिक का काम करती है। इसलिए अब आज के समय में इसके स्थान पर एक और उपयोग किया जाता है, आप जानते हो, टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये एक तो है इसमें ट्राई आयोडोमेथेन। अब देखो 3 आयोडीन, तो ट्राई हो गया, मेथेन कार्बन एक है तो उसके हिसाब से ये नाम आ गया, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, वो है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसे हम कहते हैं CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको सूत्र को ध्यान रखिएगा, CCl4, कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, चतुर्संयोजी होता है, तो चार क्लोरीन इसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। और इसका एक नाम और ध्यान रखिएगा, इसका नाम है, व्यापारिक नाम दिया गया है, पायरीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग देखो आप, सबसे मेन उपयोग, अज्वलनशील होने के कारण ये आग को बुझाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। और जो हम अपने हेलोफॉर्म के जो टेस्ट करेंगे प्रयोगशाला के अंदर, है ना, 12th क्लास के अंदर जो अपने प्रैक्टिकल में दिया हो ना, आयोडीन का, आयोडाइड का टेस्ट है, क्लोराइड का टेस्ट है, ब्रोमाइड का टेस्ट है, तो उसके अंदर CCl4 का उपयोग किया जाएगा, एक परत परीक्षण के अंदर काम में लिए जाते हैं। तो CCl4 पानी के अंदर बिल्कुल क्या होती है, अविलय होती है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, और ये पूर्ण रूप से क्या होगा, कार्बनिक विलायक के रूप में काम में आता है। यहाँ लिखा है मैंने प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। लेकिन इसका दुष्प्रभाव भी है, क्या होता है, सिर का हल्कापन होना, उल्टी आना, मितली, और तंत्रिका तंत्र पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, मतलब चक्कर आना, उल्टियां होना वगैरह सब चीजें होती है। वो कब होगा, जब हम इसके डायरेक्ट सीधा संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में। अब बात आती है सबसे मेन, वो है फ्रीऑन। फ्रीऑन एक ऐसी गैस है जिसका उपयोग प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक का मतलब समझते हो, ठंडक के रूप में किया जाता है। ठंडक का मतलब रेफ्रिजरेटर, फ्रिज के अंदर ये गैस मुक्त होती है। दूसरा AC, अपन कहते हैं ना एयर कंडीशनर, तो उसके अंदर भी ये काम में ली जाती, मतलब इसके AC और फ्रिज के द्वारा ये गैस क्या होती है, निष्कासित की जाती है, ठीक है। और इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, वायुमंडल के अंदर ओजोन परत का ह्रास होने का, या ओजोन परत में छेद होने का जो सबसे मुख्य कारक है,
वो ये फ्रीऑन गैस होती है। अब इसका नाम देखो आप, पहले की बुक के अंदर ये नाम लिखा जाता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम देते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन अब इसको क्या नाम दिया? फ्रीऑन के रूप में। ठीक है, अब अपने किताब के अंदर केवल थ्योरेटिकल पोर्शन दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूं कि भाई फ्रीऑन का अगर निर्माण करना है तो निर्माण करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसकी क्रिया किससे कराई? HF से। देखो इसका नाम क्लोरो यानी क्या होना चाहिए? क्लोरीन। फ्लोरो यानी क्या होनी चाहिए? फ्लोरीन। और ये कार्बन होना चाहिए, ये होना चाहिए इसके अंदर। लेकिन यहां आप देख रहे हो केवल CCl4 है। तो जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे तो एक फ्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन एक क्लोरीन को ले जाएगा, यानी हटेगा क्या? HCl। एक क्लोरीन हटा दिया और एक फ्लोरीन इसके साथ जोड़ दिया। तो जब अपन इसका उत्पाद बनाएंगे तो उत्पाद में देखो क्या बनेगा। अब एक Cl गया तो एक क्या आया? CF, फ्लोरीन। अब क्लोरीन कितने हो गए? 3। HCl हट गया। अब हमें इसका नाम लिखना है, क्योंकि परीक्षा के अंदर फ्रीऑन का नामकरण पूछा जाता है। फ्रीऑन जो है ना उसका नाम पूछा जाता है, या आपको सूत्र पूछ सकते हैं। तो देखो फ्रीऑन का नाम आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है। फ्रीऑन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है ना? तो देखो नामकरण का सीधा सा तरीका ये मैंने यहां लिख दिया है। फ्रीऑन XYZ लिखा जाता है। फ्रीऑन X, Y और Z। अब ये चीज कंटिन्यू रखनी है, ऊपर नीचे मत कर देना। तो X मतलब ये है कि सूत्र के अंदर जितने कार्बन है उसमें से एक कार्बन हटा दो, C-1। ठीक है, फिर Y है H की संख्या, हाइड्रोजन की जितनी संख्या है उसमें एक जोड़ दीजिए आप, उसमें एक क्या करना है? जोड़ना है, तो बन जाएगा। ठीक है, फिर Z जितने फ्लोरीन है उतने। ठीक है, देखो हाइड्रोजन आ गया, क्लोरीन, ये क्या कहते हैं, कार्बन आ गया, हाइड्रोजन आ गया और फ्लोरीन आ गया, लेकिन क्लोरीन नहीं है इसमें सूत्र में। क्यों? और इधर आप देख रहे हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मतलब ये है कि क्लोरीन का उपयोग इसके अंदर केवल, ध्यान से सुनिएगा, केवल किसके लिए? कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम जब इसका नाम लिखते हैं कैसे करेंगे नाम? तो देखो हमारे पास ये सूत्र है। अब इसका नाम देखो कैसे करते हैं। CFCl3 सबसे पहले लिख दो आप फ्रीऑन। ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले क्या आ रहा है? X। इधर कार्बन कितना है? 1, तो क्या हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि C-1 लिख रहे हैं, C का मान 1 ही है, तो 1 - 1, ये C क्या कहते हैं अपन इसको? X के रूप में। कितना आया? 0 आया। ठीक है, फिर हम Y लेते हैं। इसमें हाइड्रोजन एक भी नहीं है, लेकिन एक भी नहीं है तो यहां क्या लिखते हैं? 0 + 1, कितना आया? 1 आया। ठीक है, अब आगे देखिए फ्लोरीन Z। तो Z में आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन कितना है? 1 है। अब देखो क्या आ रहा है? 0 1 1, ये आ रहा है। अब इसको एक साथ लिखो तो इसका नाम क्या बनेगा? फ्रीऑन। 0 पहले आ रहा है, कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 11। इसका नाम क्या बनेगा? फ्रीऑन 11। ठीक है, और बनाना चाहो तो इसी सूत्र का उपयोग करते हुए बना सकते हो। जैसे इसी रिएक्शन को आगे लेते हैं, ये CFCl3 की क्रिया वापस किससे कराते हैं? HF से करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में? SbCl5 की उपस्थिति। अब एक हाइड्रोजन फिर इसमें से क्लोरीन को लेगा, क्या हटाया? HCl, एक क्लोरीन फिर जुड़ा, तो CF2 क्या बन गया? Cl2। अब आप इसका नाम लिख सकते हो, ये क्या है? फ्रीऑन। देखो क्या होगा? कार्बन 1 0 हो गया, हाइड्रोजन एक भी नहीं है, एक, फ्लोरीन कितने हैं? 1, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रीऑन 12। ये सबसे मेन सूत्र है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से। आपको देंगे फ्रीऑन 12 का सूत्र लिखिए तो CF2Cl2, और अगर ये सूत्र दिया हुआ है तो फ्रीऑन 12 इस तरह से लेंगे। तो फ्रीऑन का नाम केवल इस ढंग से किया जाता है। ठीक है, अब फ्रीऑन का उपयोग क्या है? चलो आप उपयोग जानते हो किसके अंदर?
प्रशीतक के रूप में। इसमें किया जाता है एसी और रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज के अंदर उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका दुष्प्रभाव क्या है? ओजोन का ह्रास। ओजोन में छिद्र जो हो रहा है वो ये करती है। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो रिएक्शन होती है इसकी, ये रिएक्शन मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है और फ्रीऑन से मुक्त हुआ एक क्लोरीन परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, ये ना सबसे दुष्प्रभाव है कि क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1,00,000 अणुओं को तोड़ता है। सोच लो आप, क्लोरीन का एक परमाणु कितने 1,00,000 अणुओं को तोड़ेगा तो कितनी गैस निकलती है पूरे वर्ल्ड से, तो देख लो कितना इसके अंदर ह्रास होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो तीसरा पॉइंट टेट्राआयोडोमेथेन, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड और सबसे मेन क्या है? फ्रीऑन। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हाँ जी। अब देखिए, अब अपने इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, वो है डीडीटी। पढ़ा है आपने डीडीटी के बारे में सुना होगा कि ये कीटनाशक पदार्थ है। ठीक है, देखो क्या होता है, इसका सबसे मुख्य उपयोग जो था वो उपयोग होता है जो अपन फसल होती है, इस फसल को कीटों से मुक्त करवाना। ठीक है, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि ये पदार्थ पानी के अंदर घुलता नहीं है, पहली बात ये हो गई, कहते हैं। ठीक है, अब जब आपने पेड़ों के ऊपर या ये जो पौधे जो होते हैं खेत में, मैं आपको इसको थोड़ा सा एक आउटलाइन के हिसाब से बता देता हूं। देखो, जैसे ये पौधे हैं, इन पौधों के ऊपर अपन ने डीडीटी का छिड़काव किया, इसका डीडीटी का। ठीक है, अब हुआ यूं कि ये पौधों के ऊपर ये पदार्थ चिपक गया यूं, या जो इसकी भूमि है रेत, इस रेत के ऊपर ये पदार्थ धीरे धीरे क्या हुआ? एकत्रित होना शुरू हुआ। अब ये पदार्थ आप जिस खेत के अंदर इसकी सिंचाई कर रहे हो, मतलब ये जो पदार्थ का छिड़काव कर रहे हो, ये पदार्थ उस पौधे के अंदर या पौधे की जीवन क्रिया के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो अब जो भी पौधा है, जो भी इसके ऊपर फल फ्रूट या कोई भी सब्जी वगैरह लगी है, ये पदार्थ इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब ये पदार्थ इसके ऊपर आया, हमारे द्वारा सेवन किया गया, क्या? ये फल या फ्रूट जो भी सब्जी है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। पहले तो ये सीधा पौधे की दैनिक जीवन, मतलब इसके जीवन की प्रक्रिया के अंदर जाता है, फिर वहां से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में इसका क्या होगा? बुरा प्रभाव पड़ता है। एक चीज तो ये हुई। दूसरा ये हुआ कि जो ये मिट्टी के अंदर जब ये पदार्थ एकत्रित होता है, तो जब बाहर से जब बारिश होती है यूं, तो बारिश के पानी के साथ में ये क्या होगा? मिल जाएगा, और बारिश के पानी के साथ मिलके ये तालाब या नदियों के अंदर चला जाएगा। क्या? डीडीटी। ठीक है, अब उसके अंदर क्या पाई जाती है? तालाब, नदियां हैं, तो इनके अंदर क्या होती है? मछलियां होती है। जानते हो आप? मछलियां, मछली इसके अंदर रहती है। मछलियों के द्वारा ये पानी ग्रहण किया जाता है, तो उनके पेट के अंदर ये पदार्थ एकत्रित रहेगा। तो इसका विषैला प्रभाव इन जीव जंतुओं पर हो गया, जलीय जीव जंतुओं पर, जिससे क्या हुआ कि मरने लग गई। पहली चीज मरने लगी, तो जो अपने संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संघ ने सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इस पदार्थ के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी कि भाई हम इस पदार्थ का छिड़काव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे जलीय जीव जंतुओं को क्या हो रही थी? हानि हो रही थी। वास्तव में जलीय जीव जंतुओं पर तो हानि हो रही थी, लेकिन जो लोग इन मछलियों का सेवन करते हैं, तो वो पदार्थ इन मछलियों के पेट के अंदर जो रहता है, वो मनुष्य के अंदर भी आना शुरू हो गया, तो मनुष्य पर भी इसका क्या हुआ? दुष्प्रभाव हो गया। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पदार्थ
के ऊपर क्या लगा दी, रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया। अब इसके स्थान पर एक और पदार्थ का उपयोग किया जाता है, वो क्या है तो विषैला, लेकिन इससे भी थोड़ा क्या है, कम है, जिसे कहते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी डिटेल के बारे में यूं ध्यान रखिएगा, इसका इतिहास ये कहता है। अब बात ये आती है कि जो परीक्षा में सवाल पूछा जाता है ना, वो सवाल पूछा जाता है कि DDT जो है, DDT का पूरा नाम, अब ये देखो पूरा नाम लिखा है मैंने, P डैश, यानी पैरा स्थिति है, ऑर्थो मेटा पैरा जो स्थिति होती है, तो पैरा स्थिति पर है, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका पूरा नाम। और इसका सूत्र भी पूछते हैं, तो सूत्र सीधा याद रखोगे तो नहीं होगा याद। अपन क्या करते हैं, ये कैसे बनता है उसकी क्रिया ले लेते हैं। इसकी क्रिया के लिए आपको दो पदार्थ चाहिए, देखो एक तो चाहिए हमें क्लोरोबेंजीन, क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया एक यौगिक से कराई जाती है जिसका नाम है क्लोरल, ये भी बोर्ड के अंदर पूछा गया है सवाल। क्लोरल का सूत्र लिखते हुए IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। तो देखो इसका सूत्र कैसे बनाते हैं, पहले तो इसका देखो, ये सबसे पहले आप क्या करो, क्लोरोबेंजीन के दो अणु लो, ठीक है, तो बेंजीन की वलय एक, ये दूसरी वलय, ये Cl, ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब इसकी क्रिया, अब देखो यहाँ पर एक क्या है, H है, होता ही है C6H6 के हिसाब से, यहाँ पर एक H कम हुआ तो C6H5Cl है, एक H इधर शो कर दिया। अब इसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं, क्लोरल से। क्लोरल का जो सूत्र होता है वो है CCl3CHO, ये इसका सूत्र है। इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्राइक्लोरो एथेनाइल। क्या लिखते हैं, ट्राइक्लोरो एथेनाइल। क्यों लिया, क्योंकि CHO है। चलो इसको मैं आपको थोड़ा यूं बता देता हूं, CCl Cl और Cl, ये सूत्र है क्लोरल का। अब हमें ये सूत्र उठा के इधर लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ये ना CHO समूह वे सामने लिखेंगे। अब CHO को कैसे लिखते हैं, देखो CH डबल बॉन्ड O, ये CHO समूह, साथ में क्या आ रहा है C, कितने Cl है, 1 2 3, ये है क्लोरल, क्या लिखते हैं, ट्राइक्लोरो एथेनाइल। ठीक है, मिक्स, गरम किया थोड़ा सा। अब गरम करते ही क्या क्रिया हो रही है देख लो आप, ये H इसीलिए अलग लिखे हैं अपन ने, क्या हट रहा है, ये दो हाइड्रोजन इसके और एक ऑक्सीजन इसका, ये क्या हटा, H2, ये इसलिए ध्यान रखिएगा, H2O हटा। जैसे ही H2O हटा तो इस कार्बन की दो संयोजकता कम हो गई, इधर से एक H कम हुआ, इधर से एक H कम हुआ, तो जब ये पूरा का पूरा समूह इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ता है वो देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लोरीन। अब अपन सबसे पहले दो क्लोरीन लिखते हैं, ये Cl, साथ में क्या आ रही है, वलय आ रही है, ये एक, फिर वापस दूसरी वलय, ये Cl, दोनों का एक एक कार्बन से एक एक संयोजकता क्या हो गई, कम हो गई। इधर क्या आया, C, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, H, फिर आगे C, कितने क्लोरीन है साहब, 3 क्लोरीन। ये सूत्र बनता है, ये सूत्र किसका है, DDT का सूत्र बनता है।
अब देखो नाम, नाम ध्यान से देखिएगा। पैरा 1-4 स्थिति, मुख्य समूह ये है तो 1-4 ये पैरा स्थिति पे आ गया। अब ये दो है ना, इसलिए एक पैरा और एक पैरा डैश बताया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले डाई क्लोरो, कितने क्लोरीन है? 2, तो क्या लिखेंगे यहां? डाई क्लोरो। पैरा तो बताना ही है, पैरा पैरा डैश। ठीक है, फिर देखिए दो वलय है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इस श्रेणी के अंदर ये जो श्रृंखला है कार्बन की, इस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जब ये एरोमेटिक वलय जुड़ी रहती है, बेंजीन की वलय, तो इसको फेनिल के रूप में लिखते हैं। कितने हैं? 2 वलय हैं, तो डाई फेनिल। यहां तक पूरा हो गया। अब कार्बन श्रृंखला कितने की है? ये 2 की। देखो ये श्रृंखला 2 की, इधर तो पूरा काम हो गया। अब इस कार्बन से कितने क्लोरीन जुड़े हुए? 3 जुड़े, तो क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो। आ रहा है इधर? ट्राई क्लोरो। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं अपन? एथेन लिखते हैं, एथेन। ये इसका नाम आ गया। ठीक है, तो डीडीटी बनाने की समीकरण, डीडीटी का नाम, और डीडीटी के लिए कौन सा पदार्थ? क्लोरल। तो क्लोरल का सूत्र और इसका आईयूपीएसी में नाम। अब आईयूपीएसी में नाम लिखोगे तो देखो ये मुख्य समूह है CHO। ये CHO क्या है? मुख्य समूह है। ये CCl3 है, तो 1 और 2, तो क्या आएगा? 2-2-2 ट्राई क्लोरो। और क्या लिखते हैं? एथेनॉल। एथेनॉल क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एल्डिहाइड समूह है, नाम के पीछे एल शब्द लगता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज अपना ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये लास्ट टॉपिक था डीडीटी। ठीक है, पूरा पार्ट पढ़ने के बाद कीटनाशक पदार्थ काम में ले लिया सफाई के लिए। ठीक है, अब एक ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका मैं सूत्र आपको बता देता हूं। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये थोड़ा सा देख लो इधर, ये वलय होती है और वलय में प्रत्येक कार्बन के साथ में एक एक क्या जुड़ा हुआ रहता है? क्लोरीन जुड़ा हुआ रहता है। ये सभी बंध टूट जाते हैं और सभी बंध टूट के एक एक क्लोरीन आकर उसके साथ में जुड़ता है। ये है BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको 666 भी कहते हैं। 666 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है और क्लोरीन भी कितने? 6 है। ये C6H6Cl6 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, और एक इसका नाम और है गैमेक्सेन। ये भी क्या है? कीटनाशक पदार्थ के रूप में। ठीक है, तो ये अपना आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ शुरू से लेके लास्ट तक सारे वीडियो आपके YouTube चैनल पर उपलब्ध है। इस चैप्टर के सभी वीडियो को देख के कॉपी के अंदर काम पूरा कंप्लीट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम एक नया चैप्टर। धन्यवाद।